बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हैदर फैज़ान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडीज़ एकेडमी। उम्मीद करता हूं आप सब खैर वाफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं हमारी डिस्कशन पंजाब बोर्ड मैथमेटिक्स क्लास सेकंड ईयर के ऊपर जारी है और हमारा लेक्चर सीरीज़ का आज लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इससे पहले के दो लेक्चर्स में हमने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 को कंप्लीट सॉल्व किया था। और बच्चों, याद रखें कि ये बुक आपकी मार्केट में फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये पीडीएफ में आपके पास अवेलेबल है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है लॉगरिथमिक फंक्शंस का। लॉगरिथमिक फंक्शंस क्या होते हैं बच्चों? ऐसे फंक्शंस जिनके अंदर लॉग शामिल हो वो लॉगरिथमिक फंक्शन कहलाते हैं। अब लॉगरिथमिक फंक्शंस की डेफिनेशन लिखने से पहले मैं आपको यहाँ से दो चीज़ें बताता चलूँ कि लॉगरिथम हमारे पास दो तरह का होता है। एक हमारे पास बेस लॉगरिथम होता है, एक हमारे पास नेचुरल लॉगरिथम होता है। बेस लॉगरिथम को हम कॉमन लॉगरिथम भी कहते हैं, जिसकी बेस हमारे पास 10 होती है, और एक हमारे पास नेचुरल लॉगरिथम होता है जिसकी बेस ई होती है। अब बहुत से स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि बेस से क्या मुराद है। बच्चों, बेस से मुराद वो वैल्यू होती है जिस पे लॉग की वैल्यू 1 आती है। यानी कि अगर आप log ऑफ 10 करेंगे तब आपके पास आंसर 1 आएगा, जब आप ln ऑफ 1 करेंगे तब आपके पास आंसर 1 आए, सॉरी ln ऑफ ई करेंगे तब आपके पास आंसर 1 आएगा। सो ये होती है बच्चों बेस वैल्यू। अब हम इसके फंक्शन को लिख लेते हैं। अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स। जी स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन की डेफिनेशन। लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग एक्स विद बेस ए इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शन with base a and x should not be equals to 0. In logarithmic function, the value x is called argument and a is called base and argument must be greater than equals to 1. अच्छा, x जो है वो कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, लेकिन ज़रूरी है कि वो वैल्यू हमेशा या 1 हो या 1 से बड़ी हो। ना तो ये वैल्यू 0 हो सकती है, ना ही ये वैल्यू आपके पास नेगेटिव हो सकती है। ठीक है बच्चों। सो अब हम यहाँ देखते हैं कि हमारे पास लॉग का फंक्शन किस तरह का बनता है और कब हमारे पास लॉग का ग्राफ किस तरह बनता है और इसका ग्राफ कब इंक्रीजिंग और कब डिक्रीजिंग होता है। जी स्टूडेंट्स, लॉग फंक्शन के ग्राफ का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होना बेस पे डिपेंड करता है। अगर बच्चों हमारे पास केस 1 है, केस 1 में हम लिखते हैं द ग्राफ ऑफ log function is increasing if a is greater than 1। अगर आपकी बेस वैल्यू पॉजिटिव है और 1 से बड़ी है तो इस सूरत में बच्चों आपका जो ग्राफ होगा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की शेप अभी हम देखते हैं। हम सबसे पहले डिक्रीजिंग यानी सेकंड केस देख लेते हैं। सेकंड केस में बच्चों अगर आपका जो बेस वैल्यू है द ग्राफ ऑफ log function is decreasing if your base value lies between 0 and 1। अगर आपकी वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी हो तो उस सूरत में आपका जो लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ है वो बच्चों डिक्रीजिंग बनता है। अब ये दोनों ग्राफ्स का कंपैरिजन आप यहाँ से कर सकते हैं। ये आपके पास इंक्रीजिंग केस है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इंक्रीजिंग जैसे जैसे हमारी पास वैल्यूज़ बढ़ रही हैं, हमारा जो ग्राफ है वो भी फ़ौरन से स्पैन कर रहा है। अगर आपको यहाँ नज़र आ रहा हो कि हमारे पास इस वक्त बेस 1 है तो हमारा ग्राफ कुछ यूँ है, लेकिन जैसे ही हमने बेस को बढ़ा दिया, ठीक है बच्चों, तो देख लें कि ये हमारे पास स्पैनिंग इसकी बढ़ती चली जा रही है। और ये है बच्चों हमारे पास डिक्रीजिंग केस, यानी कि वैल्यूज़ जो हैं वो ज़्यादा से कम की तरफ आ रही हैं। जैसे जैसे हमारी जो बेस वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं 1 से कम होती जा रही है, तो इट मीन्स कि हमारा जो ग्राफ है वो क्या होता जा रहा है, डिक्रीजिंग बनता जा रहा है। और एक और बात आपने यहाँ पर याद रखनी है कि लॉगरिथमिक फंक्शन का जो ग्राफ होता है बच्चों वो आपके पास 1 to 1 होता है। 1 to 1 मीन्स कि ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन दोनों तरह के टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। दैट्स वाई ये हमारे पास एक बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। यहाँ पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने सेकंड ईयर मैथमेटिक्स मेरी ही यूट्यूब चैनल पे सेकंड ईयर मैथमेटिक्स फेडरल बोर्ड के लिए यूनिट नंबर 1 को कंप्लीट देखना है। वो सारा चैप्टर यही है, उसमें सारी चीज़ें मज़ीद ज़्यादा डिटेल से डिस्कस की गई हैं। अब बच्चों हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। जी स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है f of x is equals to log of x minus 2 with base 4
शो दैट एफ ऑफ एक्स इज 1-to-1 फंक्शन यूजिंग द हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। यहाँ पर मैं आपसे कहूँगा कि कुछ चीज़ें जो आप अपने पास नोट कर लें। हमारे पास दो तरह के टेस्ट होते हैं। दो तरह के टेस्ट हमें बताते हैं कि या फंक्शन हमारे पास फंक्शन है या नहीं है, और दूसरा हमें बताता है अगर फंक्शन है तो क्या ये बाइजेक्टिव है या नहीं है। अब बाइजेक्टिव फंक्शन आप क्लास 10th में भी पढ़ के आ चुके हैं कि हर डोमेन के लिए एक स्पेसिफिक रेंज वैल्यू मौजूद हो, यानी कि फॉर एवरी डोमेन देयर इज़ अ परफेक्टली यूनिक को डोमेन वैल्यू, सच फंक्शन इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। सो जैसा कि मैं बाइजेक्टिव फंक्शन की मिसाल अपने बच्चों को दिया करता हूँ कि आप क्लासरूम में बैठे हुए स्टूडेंट्स को ले लें। हर स्टूडेंट के लिए एक यूनिक रोल नंबर असाइन किया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक रोल नंबर के अगेंस्ट दो स्टूडेंट्स हों, ठीक है, या एक स्टूडेंट्स के दो रोल नंबर हों। सो बच्चों, हर स्टूडेंट का एक यूनिक नंबर होता है। इट मीन्स कि हर डोमेन वैल्यू के लिए एक परफेक्टली को डोमेन एग्जिस्ट करती है। सो दैट्स वाई ऐसे फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो लॉगरिथमिक फंक्शन भी आपके पास बाइजेक्टिव होता है, हर वैल्यू के लिए एक नया आंसर एग्जिस्ट करता है। तो अब हमने वर्टिकल लाइन टेस्ट की हेल्प से बताना है, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट की हेल्प से बताना है कि ये हमारे पास बाइजेक्टिव है या नहीं है। सबसे पहले तो हम यहाँ देखेंगे कि अभी हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि अगर आपकी बेस वैल्यू पॉजिटिव है तो आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। यहाँ पर ज़रा देख के बताएं कि बेस वैल्यू क्या है, इंक्रीजिंग है, सॉरी पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है। तो हमें यहाँ से नज़र आ रहा है कि हमारी जो बेस वैल्यू है वो 4 है जो कि ग्रेटर देन 1 है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि एज वी नो y इज इक्वल्स टू, मैंने एफ एक्स की जगह y लिख दिया है, log ऑफ x माइनस 2 विद बेस 4 हैविंग बेस a ग्रेटर देन 1। इसका मतलब क्या है, दैट इज 4 इज ग्रेटर देन 1, सो द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। So it satisfies horizontal line test and it's 1-to-1। ठीक है बच्चों, तो देखें आपके पास जो फंक्शन होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, वो इस तरह की शेप में बनता है, यहाँ से स्टार्ट होके इस तरह से, यानी कि वो बढ़ता चला जा रहा है। अब आप कोई भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट उसमें से हॉरिजॉन्टल लाइन पास कराएं तो वो एक ही पॉइंट पे कट करती है। सो दैट्स वाई ऐसे फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो है उस फंक्शन के ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट करे। सो इससे एक बात तो साबित होगी कि ये हमारे पास 1-to-1 फंक्शन है। नेक्स्ट हमसे कहा गया है कि फाइंड द इनवर्स अलजेब्रिकली। जी स्टूडेंट्स, सो इन्वर्स के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक बात जहन में रखेंगे कि हमारे पास y जो है वो एफ एक्स से इक्वल होता है। सो अगर हम f को दूसरी जानिब ले जाएं तो ये हमारे पास f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x हो जाता है। ये वैल्यू आपने ज़रा याद रखनी है। हम अपना फंक्शन लिखते हैं y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x माइनस 2 विद बेस 4। अब बच्चों, आपने 10th या 9th क्लास में पढ़ा होगा लॉग का चैप्टर, जिसमें आपने लॉगरिथमिक वैल्यू से सिंपल वैल्यू में कन्वर्ट करना सीखा होगा। तो अगर हम लॉग को ख़त्म करते हैं यहाँ से, तो ये हमारे पास जो है बेस जो है वो कुछ इस तरह से हो जाती है, और इन दोनों की हम जगह चेंज कर देते हैं, तो ये 4 पावर y इज इक्वल टू x माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, दिस इज़ दी एक्सपोनेंशियल वैल्यू एंड दिस इज़ दी लॉगरिथमिक वैल्यू। ये आप 9th क्लास में सीख के आ चुके हैं। अच्छा, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया एक्सपोनेंशियल वैल्यू में। अब हम 2 को यहाँ लाते हैं, तो हमारे पास 4 की पावर y इज इक्वल प्लस 2 इक्वल टू x हो जाएगा, और हम x को यहाँ लिखते हैं, x इज इक्वल टू 4 पावर y प्लस 2, इस तरह से। ठीक है बच्चों, x को हम क्या पुट कर सकते हैं, x को हम लिख सकते हैं f इनवर्स ऑफ y, f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू 4 पावर y प्लस 2। रिप्लेस y बाई x, y को x से रिप्लेस कर दें, जहाँ जहाँ y है वहाँ पे x लगा दें, तो ये आपके पास f इनवर्स ऑफ x बन जाएगा। दिस इज द इनवर्स ऑफ द फंक्शन फाइंडिंग अलजेब्रिकली। नाउ वी हैव टू फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ f एंड f इनवर्स। जी स्टूडेंट्स, डोमेन और रेंज फाइंड करना इंतहाई आसान है। एक बात आप याद रखिएगा कि इन फंक्शन और उसके इनवर्स की डोमेन और रेंज के दरमियान एक स्पेसिफिक कनेक्शन होता है। वो कनेक्शन क्या है कि जो डोमेन हुआ करती है फंक्शन की, वो दरअसल रेंज होती है उसके इनवर्स की, एंड जो
डोमेन हुआ करती है फंक्शन के इन्वर्स की, वो रेंज हुआ करती है फंक्शन के इन्वर्स की, सॉरी फंक्शन की। ठीक है बच्चों, यानी कि फंक्शन f की जो डोमेन है वो इन्वर्स की रेंज है, और जो फंक्शन की रेंज है वो दरअसल इन्वर्स की डोमेन है। ठीक है, सो इसके लिए ज़रूरी है कि आप कोई भी एक फंक्शन ले लें, ठीक है, और उसकी डोमेन और रेंज फाइंड कर लें तो इन्वर्स की ऑटोमेटिकली फाइंड आउट हो जाएगी। तो हम यहाँ पर फंक्शन की डोमेन फाइंड करते हैं। सो हम अपना फंक्शन लिखते हैं। हमारे पास फंक्शन क्या था बच्चों? फंक्शन था हमारे पास log ऑफ 4x-2। अब सबसे पहले हम इसकी डोमेन फाइंड करते हैं। याद रखिए कि मैंने अभी स्टार्ट ऑफ द लेक्चर में आपको बताया था कि लॉग फंक्शन का जो आर्गूमेंट वैल्यू है, यानी कि बेस को छोड़ के जो वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, यानी वो हमेशा आपके पास पॉजिटिव होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे हम लिखेंगे आर्गूमेंट मस्ट बी पॉजिटिव। अगर मुझसे पिछले पार्ट में यहाँ पे ग्रेटर देन 1 लिखा गया है तो यहाँ पे हम आपके पास पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, हम उसको भी ग्रेटर देन 0 कर लेंगे, मस्ट बी पॉजिटिव। सो यहाँ पे जो आर्गूमेंट वैल्यू है बच्चों वो क्या है? x-2, उसको हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इट मीन्स x ग्रेटर देन होना चाहिए 2 से। तो आपको एक डोमेन वैल्यू मिल गई कि आप यहाँ पर x की वैल्यूज 2 या 2 से बड़ी पुट कर सकते हैं। ठीक है जी, 2 से बड़ी पुट कर सकते हैं। सो दिस इम्प्लॉइज डोमेन ऑफ फंक्शन इज इक्वल्स टू, क्या होगी बच्चों? 2 और उससे बड़ी, 2 से इन्फिनिटी। ठीक है, ये तो आ गई आपके पास फंक्शन की डोमेन। अब फंक्शन की रेंज क्या होगी? डोमेन अगर मिल जाए तो रेंज फाइंड करना आसान है। अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करता हूँ, ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये मेरे पास? मैं यहाँ पे आपको रेंज फाइंड करके दिखाता हूँ। फॉर रेंज पुट x इज इक्वल टू 2। तो बच्चों ये क्या बन जाएगा? f ऑफ 2 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2 माइनस 2 बाई लॉग ऑफ 4। ये आपके पास रूल है कि लॉग ऑफ x-2 विद बेस 4 को आप इस तरह से फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। देखिए मैंने 2 पुट किया, ये बन जाएगा लॉग ऑफ 0। अब लॉग ऑफ 0 अगर हम करते हैं यहाँ पर तो मेरे पास आंसर अनडिफाइन आ रहा है। इट मीन्स कि मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ कि मैंने 2 से बड़ी वैल्यू पुट की है, तो ये मेरे पास अनडिफाइन हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो जब मैं 2 से आगे वैल्यू कोई भी पुट करूँगा तो मेरे पास नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आंसर आने की के चांसेस मौजूद हैं। सो इट मीन्स कि ये हमारे पास इन्फिनिटी हो गया। तो अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव इन्फिनिटी, क्योंकि हमने डोमेन में 2 और से बड़ी वैल्यूज़ को शामिल किया है, सो दैट्स वाई ये हमारे पास जो इसकी रेंज होगी बच्चों वो होगी -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। अब हमारे पास फंक्शन की डोमेन और रेंज मौजूद है। तो बच्चों ये जो आपने निकाला है ना, टू फंक्शन की डोमेन, ठीक है, ये दरअसल इन्वर्स की रेंज है। ठीक है, और ये जो आपने रेंज निकाली है फंक्शन की, ये दरअसल इन्वर्स की डोमेन है। तो अब हम इनकी डोमेन और रेंज लिख लेते हैं। सो यहाँ हम लिखते हैं डोमेन ऑफ f इज इक्वल्स टू रेंज ऑफ f इनवर्स, और ये हमारे पास क्या थी बच्चों? 2 से इन्फिनिटी तक, और रेंज ऑफ f इज इक्वल्स टू डोमेन ऑफ इनवर्स, और ये हमारे पास थी -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पे हमारे पास थर्ड पार्ट पूरा हुआ। अब हम इसके 4 पार्ट को देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, 4 पार्ट है हमारे पास। वेरीफाई ग्राफिकली द सिमेट्री अबाउट x एंड y एक्सिस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपने समझना है। सबसे पहले तो आप इनके ग्राफ्स को देख लीजिए कि ये हमारे पास ये वाला जो ग्राफ है ये लॉग का ग्राफ है, और ये वाला जो ग्राफ है ये हमारे पास उसके इन्वर्स का ग्राफ है 4 पावर x प्लस 2 का, और ये हमारे पास एक x इज इक्वल टू y की लाइन पास आउट हो रही है। अब सिमेट्री अबाउट दिस लाइन का मतलब क्या है? सिमेट्री का मतलब ये है कि ये लाइन जो है वो एग्जैक्टली फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में से पास हो रही है, और ये दोनों ग्राफ इक्वी डिस्टेंट हैं इस लाइन के साथ। ठीक है, यानी कि ये जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस इस लाइन के साथ उतना ही है जितना इस पॉइंट का इस लाइन के साथ है। ठीक है, सो अब हम सिमेट्री को शो करते हैं वैल्यूज़ के साथ, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को ये सिमेट्री की बात समझ नहीं आएगी, शायद वो फर्स्ट टाइम ये चीज़ पढ़ रहे हों, तो इसलिए हम सिमेट्री को प्रूव करते हैं। हम क्या करते हैं? हम सिमेट्री का मतलब यहाँ लिखते हैं। सिमेट्री मीन्स
इफ ए बी belongs to fx, then on the same line ba belongs to its inverse. This is called symmetry. कि एक पॉइंट जो है वो अगर फंक्शन के ऊपर मौजूद है तो फंक्शन के इन्वर्स पे वो बी ए की फॉर्म में मौजूद होगा, यानी कि जो फंक्शन के लिए डोमेन थी वो अब इन्वर्स के लिए रेंज बनेगी और जो रेंज थी वो डोमेन बनेगी। ठीक है, सो अब बच्चों हम एक पॉइंट ले लेते हैं जर्नली। मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ फॉर 30 बिलोंग्स टू फंक्शन। अब मैं प्रूव करूंगा कि 03 बिलोंग करेगा एफ इनवर्स से। ठीक है, अब जरा देखते हैं कि अगर मैं फंक्शन के अंदर 30 पुट करता हूं, फंक्शन क्या था मेरे पास, log ऑफ x माइनस 2 विद बेस 4। अगर मैं यहां पर 3 रखता हूं x की जगह तो मेरे पास 0 आंसर आना चाहिए। 3 माइनस 2 ओवर log ऑफ 4, सो ये मेरे पास बन जाएगा log ऑफ 1 बाय log ऑफ 4। log 1 कैलकुलेटर से निकालें तो 0 बनता है। तो देखें बच्चों, ये वाला जो पॉइंट था ये फंक्शन पे था। अब हमने प्रूफ करना है कि 03 जो है वो इन्वर्स पे होना चाहिए। नाउ टू प्रूव 03 बिलोंग्स टू एफ इनवर्स। एफ इनवर्स क्या निकाला था हमने, एफ इनवर्स था बच्चों 4 की पावर x प्लस 2। अब जरा यहां पर 0 पुट करके देखें x की जगह, देखें आंसर 3 आता है। 4 की पावर 0 1 होता है। दिस इंप्लॉइज 03 बिलोंग्स टू एफ इनवर्स। सो क्लियरली आपने देख लिया बच्चों कि 30 पॉइंट अगर f से बिलोंग कर रहा है तो 03 पॉइंट उसके इनवर्स से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ग्राफ्स जो हैं वो y इज इक्वल टू एक्स, यानी कि मिडल से पास होने वाली लाइन के बिल्कुल इक्वी डिस्टेंस पे मौजूद है। तो ये देखें जी, ये है आपके पास x3 पे y0 यानी ये पॉइंट, ठीक है, और y3 पे x0 ये पॉइंट। ये देखें ये दोनों पॉइंट इक्वी डिस्टेंट है। इस तरह आप कोई भी पॉइंट लेके यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। So yes, these two graphs या these two functions f and f inverse are symmetry about the y is equals to x line. So ये था बच्चों आपके पास इसका पहला पार्ट, उम्मीद है समझ आया होगा। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, let f of x is equals to sin inverse of x, we have to state down the domain and range of the function and its inverse. सो इस पहले पार्ट के लिए तो सबसे पहले बच्चों हमें इन्वर्स फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इन्वर्स फाइंड करेंगे और फिर हम डोमेन और रेंज लिखेंगे। तो चलें हम यहाँ पे फंक्शन लिखते हैं। हमारे पास फंक्शन था y इज इक्वल्स टू साइन इन्वर्स ऑफ x। ठीक है, यहाँ से अगर हम साइन को दूसरी जानिब ले जाएं तो ये बन जाएगा हमारे पास साइन y इज इक्वल्स टू x। ठीक है, अच्छा अब बच्चों यहाँ पे हमने x को क्या लिख सकते हैं, साइन y इज इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ y लिख सकते हैं, क्योंकि x हमारे पास एफ इनवर्स ऑफ y होता है। अब आप रिप्लेस कर दें y को x के साथ तो एफ इनवर्स ऑफ x आपके पास बन जाएगा साइन ऑफ x। ठीक है बच्चों, तो अब मेरे ख्याल से साइन इनवर्स की डोमेन और रेंज फाइंड करने से बेहतर है कि आप साइन की डोमेन और रेंज फाइंड आउट कर लें। और रिलेशनशिप हमें पता है कि जो फंक्शन की डोमेन है वो उसके इनवर्स की रेंज होती है और जो फंक्शन की रेंज होती है वो उसके इनवर्स की डोमेन होती है। तो हम एफ इनवर्स की डोमेन और रेंज फाइंड कर सकते हैं। हमें ये पता है कि साइन एक्स की डोमेन क्या होती है कि एज domain of sin x is set of all real numbers, means minus infinity to infinity, and range of sin x is -1 to 1, close interval -1 to 1। यहाँ तक आपकी बात क्लियर हो जाएगी बच्चों। अब आप लिख सकते हैं, देखें आपने इन्वर्स की डोमेन फाइंड की है, साइन एक्स क्या है, इन्वर्स फंक्शन है, तो दरअसल ये फंक्शन की रेंज है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि डोमेन ऑफ एफ इनवर्स इज एक्चुअली रेंज ऑफ एफ। ठीक है बच्चों, एफ इनवर्स क्या था, साइन था, एफ क्या था, साइन इनवर्स था, और इन दोनों की डोमेन और रेंज क्या होगी, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होगी। ठीक है, रेंज के बारे में क्या ख्याल है, आप यहाँ लिखेंगे कि रेंज ऑफ एफ इनवर्स यानी कि रेंज ऑफ साइन एक्स इज -1 to 1, दिस इज एक्चुअली द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आपकी ये बात क्लियर हो गई। अब आपने क्या करना है, स्केच करना है, स्केच द ग्राफ ऑफ फंक्शन एंड शो दैट इज 1 to 1 यूजिंग द हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट।
यहाँ पे एक बात नोट डाउन करें, अपने पास कॉपी रखें या पेज रखें और उस पर एक बात लिखें कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का 1 to 1 होना उनकी डोमेन के रिस्ट्रिक्टेड होने पर डिपेंड करता है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमेशा आपके पास वेव्स की फॉर्म में बनते हैं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देके यहाँ पे सिखाता हूँ बच्चों कि हमारे पास अगर मैं साइन एक्स का ग्राफ बनाता हूँ तो साइन एक्स का ग्राफ हमारे पास कुछ इस फॉर्म का बनता है, ठीक है, जिसको हम साइनोसाइडल वेव्स भी कहते हैं, और ये पीरियोडिक फंक्शन होता है। अब बच्चों अगर मैं कंप्लीट साइन एक्स का ग्राफ बनाऊं जिसकी डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स होगी, तो फिर तो बात ये हो गई कि अगर मैं उनमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट पार्ट्स करता हूं तो वो इन्फिनिट पॉइंट्स पे कट करेगी। इट मीन्स कि ये 1 to 1 फंक्शन ना हुआ, क्योंकि साइन तो बहुत सी वैल्यूज पे अपनी वैल्यू को रिपीट कर लेता है, जबकि 1 to 1 फंक्शन होने के लिए तो ज़रूरी है कि यूनिक डोमेन और यूनिक रेंज होनी चाहिए। तो यहाँ पर तो एक डोमेन के लिए बहुत सारी वैल्यूज आ रही हैं। सो इट मीन्स बच्चों यहाँ पर आपके पास ये फंक्शन 1 to 1 नहीं होगा। अगर आप इस तरह से आप अपने फंक्शन को रखते हैं, ठीक है, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं और पीरियड पूरा नहीं करते, तो अब आप जितनी मर्जी चाहें हॉरिजॉन्टल लाइन पास करवाएं तो वो एक ही पॉइंट पे क्या करेंगी, कट करेंगी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का नोट कर लें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का 1 to 1 होना उनके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करने पर डिपेंड करता है। अगर आप उनकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे यानी बाउंड कर देंगे दो वैल्यूज़ के दरमियान और पीरियड पूरा होने नहीं देंगे, तब आप कह सकते हैं कि वो फंक्शन 1 to 1 है। अब हम साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ देखते हैं बच्चों। हमारे पास साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ क्या होता है, डोमेन रेंज हमारे पास मौजूद थी, लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर अपनी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। हमने अपनी डोमेन को -1 से 1 के दरमियान में रिस्ट्रिक्ट किया और ये हमारे पास एक ग्राफ बन गया, ठीक है, यहाँ से, ठीक है बच्चों। अब आपने क्या करना है, अब आप यहाँ पे बेशक जितनी मर्जी लाइंस पास आउट करवाएं तो ये आपके पास क्या बनेगा, एक 1 to 1 फंक्शन बनेगा, बिकॉज यू रिस्ट्रिक्ट द डोमेन, ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं कि साइन एक्स का फंक्शन कैसा होता है हमारे पास। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास इनवर्स फंक्शन साइन एक्स था, एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज साइन एक्स। तो हमने साइन एक्स का जो ग्राफ बनाया है वो भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया है डोमेन को -90 से +90 के दरमियान। देखिए -π/2 से +π/2 के दरमियान हमारा जितना भी ग्राफ है वो अपनी आइसोलेशन को पूरा नहीं करता, ठीक है। सो इट मीन्स कि यहाँ पर अब ये हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड डोमेन के दरमियान अगर हम π/2 से आगे बढ़ेंगे तो ये कर्व पूरी हो जाएगी, फिर आप हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट यहाँ नहीं लगा सकते। तो ये आपके पास एक ऐसा ग्राफ बना है जिसमें से आप कोई भी लाइन पास आउट करवाएं हॉरिजॉन्टली तो वो एक पॉइंट पे कट करेगी। सो दैट्स व्हाई दिस इज द रिस्ट्रिक्टेड डोमेन ग्राफ ऑफ साइन एक्स। अब आप दोनों ग्राफ्स को जरा देख लें। ये आपके पास बच्चों दोनों ग्राफ्स हैं, एक ग्राफ हमारे पास इस तरह से था, दूसरा ग्राफ हमारे पास ऐसे बना है, और ये ग्राफ भी अगर हम y = x की एक लाइन पास आउट करवाते हैं तो दोनों हमारे पास इक्वी डिस्टेंट पे होते हैं। सो इट मीन्स कि ये भी हमारे पास सिमेट्री अबाउट y = x है। तो हम यहाँ लिखेंगे इट सीम्स बोथ ग्राफ्स आर equidistant from y = x और x = y लाइन। सो बेटा मैंने आपको अलग अलग से ग्राफ भी दिखा दिए और इनका कंपैरेटिवली कंबाइन ग्राफ भी दिखा दिया है एक ही प्लेन पे, और ये लाइन जो सेंटर में से पास कर रही है ये x = y की लाइन है, और ये पॉइंट्स शो करते हैं कि जितना f इनवर्स इस लाइन के साथ इक्वी डिस्टेंट पे है उतना ही f यहाँ से इस लाइन के साथ डिस्टेंस सेम रखता है। सो ये था आपके पास इसका सेकंड क्वेश्चन, उम्मीद है समझ आया होगा। चलते हैं उसके क्वेश्चन 3 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, अ 1 to 1 फंक्शन इज डिफाइंड बाय, पहले से ये हमें बता दिया गया है कि ये फंक्शन 1 to 1 है, इज डिफाइंड बाय f of x = x - 1 होल क्यूब, और x की जो वैल्यूज हैं वो क्लोज इंटरवल 0 से 3 के दरमियान है। यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइन स्केच द ग्राफ ऑफ द इनवर्स ऑफ द फंक्शन। ओके, अच्छा अब बच्चों सबसे पहले तो हम f इनवर्स फाइंड करेंगे अलजेब्रिकली। इस क्वेश्चन का पहला स्टेप आपका क्या होगा कि अगर आपने रिफ्लेक्शन फाइंड करनी है तो दोनों ग्राफ्स आपको चाहिए होंगे, और दोनों ग्राफ्स के लिए आपको सेकंड फंक्शन f इनवर्स चाहिए होगा। तो आप सबसे पहले इसका इनवर्स फाइंड करेंगे। इनवर्स फाइंड करने का तरीका क्या है कि एक बात आपने याद रखनी है कि अगर y = fx हो तो x जो है वो f इनवर्स y के इक्वल होता है। ये बेसिक आइडेंटिटी है, ये आपने याद रखनी है। हम अपने फंक्शन को fx की जगह y से डिनोट करेंगे और लिखेंगे x - 1 होल क्यूब। देन उसके बाद इस क्यूब को खत्म करने के लिए टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग क्यूब रूट, तो ये हमारे पास क्यूब रूट ऑफ y = x - 1 बन जाएगा, क्योंकि क्यूब रूट लेने की वजह से पावर 3 कैंसिल हो गई। अब हम x को आइसोलेटेड करेंगे,
सो ये हमारे पास क्यूब रूट ऑफ वाई प्लस 1 हो जाएगा। एक्स को हमने क्या लिखना है, एफ इनवर्स ऑफ वाई लिखना है, इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ वाई प्लस 1 एंड देन रिप्लेस बाय y बाई एक्स। सो यहाँ पे आपने एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस 1 कर देना है। सो दिस इज द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन एल्जेब्रिकली। इस स्टेप पर पहुंचने के बाद आपने y को रिप्लेस कर देना है या स्वैप कर देना है x के साथ। अब बच्चों आपने दोनों ग्राफ्स बनाने हैं, फंक्शन का भी और फंक्शन के इनवर्स का भी। सबसे पहले मैं आपको फंक्शन का ग्राफ दिखाता हूँ। ये मैंने फंक्शन का ग्राफ पेपर पे बनाया है। मुझे फंक्शन की डोमेन पता थी कि फंक्शन कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से लेकर 3 तक। मैंने 0, 1, 2, 3 ये 5 छोटे स्क्वायर्स मैंने एक यूनिट कंसीडर किया है ग्राफ पेपर पे। आपने भी यही करना है। और 5 ही छोटे यूनिट मैंने y एक्सिस पे कंसीडर किया है एक यूनिट के लिए। सो बच्चों 0, 1, 2, 3 डोमेन है। जब मैंने फंक्शन के अंदर x माइनस 1 के होल क्यूब में 0 पुट किया तो मेरे पास वैल्यू आई -1, तो मैंने -1 पे डॉट लगा दिया। जब मैंने 1 पुट किया तो मेरे पास आंसर आया 0, तो 1 पे मैंने 0 पे डॉट लगा दिया। जब मैंने 2 पुट किया तो आंसर आया 1, तो 1 पे डॉट हुआ। जब 3 पुट किया तो आंसर आया 8, तो मैंने 8 पे डॉट लगा दिया। तो मैंने जब इन पॉइंट्स को मिलाया तो मेरे पास ग्राफ कुछ इस तरह से बना। ठीक है जी, ये मेरे पास फंक्शन का ग्राफ है। अब जरा फंक्शन के इनवर्स को देख लेते हैं। ये बच्चों मेरे पास फंक्शन के इनवर्स की अब देखें, ऑब्वियस सी बात है कि अगर जो फंक्शन की डोमेन होती है वो उसके इनवर्स की रेंज होती है, और जो फंक्शन की रेंज होती है वो उसके इनवर्स की डोमेन होती है। मेरे पास फंक्शन की रेंज क्या थी, यानी फंक्शन की जो रेंज थी वो मेरे पास 0 से लेकर 8 तक आ रही थी, तो मैंने एफ इनवर्स को उसकी डोमेन मान लिया। ठीक है, और जो मेरे पास फंक्शन की डोमेन थी वो फंक्शन के इनवर्स की रेंज बन गई, तो ये मैंने 0, 1, 2, 3 लगा दिया यहाँ पे। जब मैंने इस इनवर्स फंक्शन में यहाँ पर वैल्यूज पुट करना शुरू की -1 से लेकर 8 तक, तो मेरे पास रेलिवेंटली इस तरह की वैल्यूज आई हैं। ठीक है, -1 के लिए 0, 0 के लिए 1, 1 के लिए 2, 2 के लिए 2.4, 3 के लिए 2.6, 4 के लिए 2.7, 5 के लिए 2.8, 6 के लिए 2.9, 7 के लिए 6 के लिए 2.8, 7 के लिए 2.9 और 8 के लिए 3। तो जब मैंने इन पॉइंट्स को मिलाया तो मेरे पास ग्राफ कुछ इस तरह का बना। ये तो मैंने सेपरेटली ग्राफ बना लिए इनके। अब इन्हीं दोनों ग्राफ्स को हम एक ही प्लेन पे अगर इकट्ठा करें और x इज इक्वल टू वाई की लाइन से कंपेयर करें तो देखते हैं कि किस तरह का ग्राफ बनता है। जी स्टूडेंट, तो आप देख सकते हैं ये वाला जो ग्राफ था जो मेरे पास यहाँ से शुरू होकर इस तरह से जा रहा था, ये मेरे पास फंक्शन के इनवर्स का ग्राफ था जिसकी डोमेन 8 तक थी। और ये बच्चों मेरे पास फंक्शन का ग्राफ था, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ठीक है, जो कि हम अपनी स्लाइड में देख चुके हैं। अब इन दोनों ग्राफ्स को एक ही प्लेन पे प्लॉट करने के बाद मैंने एक y इक्वल टू एक्स की लाइन पास आउट करवाई। अब क्लियर सी बात है बच्चों कि जितना ये पॉइंट इसके साथ इक्वल डिस्टेंस पे है उतना ही ये पॉइंट इसके साथ इक्वल डिस्टेंस। तो ये बात क्लियर हो गई है कि दोनों फंक्शन और फंक्शन के इनवर्स का ग्राफ x इज इक्वल टू वाई की लाइन के साथ सिमेट्री रखते हैं, यानी इक्वल फासला रखते हैं। ठीक है बच्चों, ये बात आपकी क्लियर हो चुकी है, उम्मीद है समझ आया होगा। हम यहाँ पे सिर्फ लिख देते हैं इट सीम्स that both graphs of fx and f inverse of x are symmetry to line x is equal to y। और सिमेट्री का मतलब मैं आपको पहले पार्ट में एग्जांपल के साथ करवा चुका हूं कि आप कोई एक पॉइंट किसी फंक्शन के ऊपर लें तो दूसरे में वो इनवर्स पे आपको रिवर्स होकर मिलेगा। यानी अगर आपने ए बी लिया है फंक्शन के ऊपर तो वो बी ए की सूरत में मिलेगा आपको फंक्शन के इनवर्स पे। सो ये था बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। अब हमारा टॉपिक चेंज हो गया है, हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन। चलते हैं टॉपिक की तरफ। जी स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंतहाई अहम है। डिटेल आप एक्सरसाइज 1.1 फेडरल बोर्ड की बुक सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के लिए मेरे ही यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है? ट्रांसफॉर्म करना। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब बदलना, तब्दील करना। ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि चेंजिंग लाना। अब चेंजिंग फंक्शन के अंदर किस तरह से आ सकती है? चेंजिंग किसी फंक्शन के अंदर दो तरह से आ सकती है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। ठीक है बच्चों, हॉरिजॉन्टली चेंजिंग क्या होती है और वर्टिकल चेंजिंग क्या होती है, इसकी भी दो कैटेगरीज हैं। अगर मैं एक पेज पे आपको बनाकर दिखाऊं तो बहुत आसानी से आप ये चीज़ समझ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है चेंजिंग। ठीक है, चेंजिंग किस तरह से हो सकती है? दो तरह से,
हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अब हॉरिजॉन्टल में चेंजिंग भी दो तरह की है। हॉरिजॉन्टल के अंदर चेंजिंग या तो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना, जिसको हम शिफ्टिंग कहते हैं, ठीक है, या शिफ्ट हुए बगैर अपनी जिसामत को चेंज करना, फैलना या सिकुड़ना, जिसको हम स्केलिंग कहते हैं। ठीक है बच्चों, एक है शिफ्टिंग। शिफ्टिंग में किसी ग्राफ का अपनी असल जगह से चेंज होकर किसी दूसरी जगह लेफ्ट राइट मूव हो जाना, इसको हम शिफ्टिंग कहते हैं। और स्केलिंग में किसी ग्राफ का अपनी असल जगह से ना हटना बल्कि अपनी असल जगह पे मौजूद रहते हुए अपनी जिसामत को चेंज करना, यानी कि सिकुड़ना और फैलना। ठीक है बच्चों, इस तरह की। तो ये हॉरिजॉन्टली हो सकता है। वर्टिकल में भी ऐसा है। वर्टिकली में भी यही होता है कि एक जगह से दूसरी जगह यानी अप डाउन शिफ्ट होना। हॉरिजॉन्टल में राइट लेफ्ट शिफ्ट हो सकते हैं, वर्टिकल में अप एंड डाउन शिफ्ट हो सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं ग्राफ को। लेकिन स्केलिंग में, वर्टिकली स्केलिंग में मुराद है वर्टिकली किसी ग्राफ का अपनी जगह से सिकुड़ना या फैलना, यानी कि कंप्रेशन या स्ट्रेचिंग की सूरत में, जिसको हम स्केलिंग कहते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें अपनी असल जगह चेंज नहीं होती। तो उम्मीद है कि आपको ये चेंजिंग समझ आ गई होंगी। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन से मुराद होता है चेंज लाना। चेंजिंग दो तरह से होती है, हॉरिजॉन्टल चेंज और वर्टिकल चेंज। हॉरिजॉन्टल चेंजिंग भी दो तरह की है, शिफ्टिंग और स्केलिंग। हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग का मतलब किसी ग्राफ का अपनी असल जगह से राइट या लेफ्ट मूव हो जाना, और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का मतलब किसी ग्राफ का अपनी असल जगह पे कायम रहते हुए फैलना या सिकुड़ना, कंप्रेशन या स्ट्रेचिंग। इसी तरह वर्टिकल चेंजिंग भी दो तरह की है, शिफ्टिंग और स्केलिंग। शिफ्टिंग में किसी ग्राफ का अपनी असल जगह से चेंज होकर ऊपर या नीचे की जानिब शिफ्ट हो जाना, और स्केलिंग से मुराद किसी ग्राफ का अपनी असल जगह पे कायम रहते हुए सिकुड़ना या फैलना। तो चार तरह की चेंजिंग्स हमने पढ़नी है। दो चेंजिंग्स हॉरिजॉन्टली हैं, दो चेंजिंग्स वर्टिकली हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वर्टिकली शिफ्टिंग से। शिफ्टिंग ऑफ अ ग्राफ, हॉरिजॉन्टली शिफ्ट ऑफ अ ग्राफ से हम स्टार्ट करेंगे। हॉरिजॉन्टल शिफ्ट का मतलब क्या है? टू मूव द ग्राफ फ्रॉम ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन से मुराद राइट लेफ्ट, इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग। और हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग के आपके पास दो रूल्स हैं। अगर आपके पास एक फंक्शन था y इज इक्वल टू एक्स एफ एक्स, सो अगर आपने उस फंक्शन में x को रिप्लेस कर दिया x माइनस एच से, तो आप राइट शिफ्ट हो गए। अजीब सी बात लग रही होगी कि आपने x में से कुछ माइनस किया है तो आप राइट पे चले गए। यस, ऐसा ही होता है कि अगर आप फंक्शन में वेरिएबल में कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट कर दें, कुछ माइनस कर दें, तो आप ग्राफ में अपनी असल जगह से राइट पे शिफ्ट हो जाएंगे। सिमिलरली अगर आपके पास फंक्शन था y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और आपने उसके अंदर कोई चीज़ ऐड कर दी, ठीक है, तो इसका मतलब आप लेफ्ट शिफ्ट हो गए। यहां पर आप कितने यूनिट राइट शिफ्ट हुए? आप यहां पर h यूनिट्स राइट शिफ्ट हुए हैं, ठीक है, और यहां पर आप कितने यूनिट लेफ्ट शिफ्ट हुए हैं? आप एब्सोल्यूट h यूनिट्स लेफ्ट शिफ्ट हुए हैं। अब इसकी एग्जांपल स्टूडेंट्स हम यहाँ पे इस तरह से दे सकते हैं कि आपके सामने ये दो ग्राफ्स आपको नजर आ रहे हैं। एक ओरिजिनल फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ हमेशा पैराबोला बनता है, जो कि हम पहले दो एक्सरसाइजेज में डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन है। हमने क्या किया? हमने इस फंक्शन की डोमेन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कर दी। फंक्शन को चेंज नहीं किया, फंक्शन की डोमेन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन की। हमने फंक्शन में x की जगह x माइनस टू कर दिया। तो क्या होगा? हमने x को रिप्लेस कर दिया x माइनस टू से, तो हम 2 यूनिट्स राइट शिफ्ट हो गए। तो आप देखें ग्राफ में क्या हुआ कि ग्राफ अपनी असल लोकेशन से 0 पे था पहले, 0 से शिफ्ट होकर उसका वर्टेक्स किस पे चला गया? 2 पे चला गया। सो इट मीन्स कि अगर आप किसी ग्राफ के अंदर कोई चीज़ सेपरेट करते हैं डोमेन के अंदर, तो आप उतने यूनिट राइट शिफ्ट हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड दी हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग। ठीक है बच्चों, उम्मीद है समझ आया होगा। अब हम चलते हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल शिफ्टिंग की तरफ। जी स्टूडेंट्स, वर्टिकल शिफ्टिंग से क्या मुराद है? मैं डिटेल में बता चुका हूँ कि किसी ग्राफ का वाई एक्सिस के अलोंग अपनी असल पोजीशन से अप या डाउन शिफ्ट होना वर्टिकल शिफ्टिंग कहलाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे टू मूव द ग्राफ अलोंग वाई एक्सिस के अलोंग मतलब अप और
डाउन इज कॉल्ड वर्टिकल शिफ्टिंग। अच्छा, वर्टिकल शिफ्टिंग के लिए अब क्या होता है, अगर आपके पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, अब बच्चों हॉरिजॉन्टल का ताल्लुक तो x के साथ होता था, वर्टिकल का ताल्लुक x के साथ नहीं है। एडिशनल फंक्शन के अंदर पूरे फंक्शन में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, तो अगर आप फंक्शन के अंदर कोई नंबर ऐड कर दें, पूरे फंक्शन के अंदर कुछ ऐड कर दें, डोमेन में नहीं पूरे फंक्शन में, तो आप वर्टिकली शिफ्ट हो जाएंगे k यूनिट्स अपवर्ड। ठीक होगी बात। इसी तरह अगर आप किसी फंक्शन के अंदर क्या कर दें, कोई नंबर सब्ट्रैक्ट कर दें, तो आप एब्सोल्यूट के यूनिट्स डाउन आ जाएंगे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में ये हिसाब थोड़ा सा उलट था कि वहाँ पे कुछ डोमेन के अंदर सब्ट्रैक्ट करने से आप राइट शिफ्ट हो रहे थे और माइनस करने से ऐड करने से आप लेफ्ट शिफ्ट हो रहे थे। लेकिन यहाँ हिसाब सीधा सा है कि अगर आप पूरे फंक्शन में कोई नंबर ऐड करते हैं तो आप उतने यूनिट ऊपर मूव हो जाएंगे, और अगर आप कोई सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आप उतने यूनिट डाउन आ जाएंगे। इसकी एग्जांपल आप इस ग्राफ से देख सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारा पहला जो ग्राफ था, इसका ओरिजिनल ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, जो कि यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ बना देता हूँ, ये आपके पास ओरिजिनल ग्राफ है पैराबोला का। आपने क्या किया, आपने उस ग्राफ पूरे के अंदर 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 2 माइनस कर दिया आपने, एक्स स्क्वायर में से 2 माइनस कर दिया। दोनों बातों में फ़र्क है, दोनों चीज़ों में फ़र्क है। अगर आपके पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो, आप x के अंदर चेंजिंग लाएं तो ये हॉरिजॉन्टल चेंज होगा, और अगर आप एक्स स्क्वायर के अंदर चेंज लाएं तो ये वर्टिकल चेंज होगा। दोनों में स्लाइटली सा फर्क मौजूद है कि यहाँ डोमेन में चेंजिंग आ रही है, यहाँ पूरे फंक्शन में चेंज आ रहा है। तो आपने देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ से आप 2 यूनिट्स नीचे की तरफ शिफ्ट हो गए। अगर आप यही +2 करते तो आपका ग्राफ यहाँ 2 से स्टार्ट होता। सो दिस इज कॉल्ड वर्टिकल शिफ्टिंग। 2 फार्मूले वर्टिकल शिफ्टिंग के हैं, 2 फार्मूले हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग के हैं। उम्मीद है आप साथ साथ नोट डाउन कर रहे होंगे, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। अब बच्चों हम चलते हैं वर्टिकल स्केलिंग की तरफ। जी स्टूडेंट्स, वर्टिकल स्केलिंग और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, जैसे शिफ्टिंग 2 तरह की थी, राइट लेफ्ट अप और डाउन, इसी तरह स्केलिंग भी 2 तरह की होती है, स्ट्रेच और कंप्रेस। हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच और कंप्रेस, वर्टिकली स्ट्रेच और कंप्रेस। अच्छा, अब यहाँ वर्टिकल स्केलिंग से क्या मुराद है? वर्टिकल स्केलिंग के अंदर आपके पास, अच्छा एक और फ़र्क आपको बताता चलूँ, आपने नोट किया होगा कि इसके शिफ्टिंग के अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस था। यानी डोमेन के अंदर अगर कुछ ऐड हो रहा है तो राइट शिफ्ट हो रहा है, डोमेन के अंदर कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सॉरी डोमेन के अंदर कुछ ऐड हो रहा है तो लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है, डोमेन के अंदर से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो राइट शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, और अगर जैसा कि ये देखें, अगर आपके पास y इज इक्वल टू एफ एक्स था, अगर आप x के अंदर कुछ ऐड करते थे या सब्ट्रैक्ट करते थे तो हॉरिजॉन्टली लेफ्ट और राइट आप मूव करते थे। ठीक है, यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन। इसी तरह वर्टिकली आप फंक्शन के अंदर कुछ ऐड करें या फंक्शन के अंदर कुछ सब्ट्रैक्ट करें तो आप वर्टिकली शिफ्ट होते थे अप या डाउन। अब स्केलिंग के अंदर जो प्रोसीजर इस्तेमाल होंगे, जो ऑपरेशंस इस्तेमाल होंगे, वो मल्टीप्लाई और डिवाइड के होंगे। यानी कि एडिशन सब्ट्रैक्शन हमें शिफ्टिंग देती है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो, और मल्टीप्लाई और डिवाइड हमें स्केलिंग देती है। ये बात आपने अपने पल्ले बांध लेनी है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हमें स्केलिंग की तरफ लेके जाती है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमें शिफ्टिंग की तरफ लेके जाती है। तो अब बच्चों यहाँ पर वर्टिकल स्केलिंग से क्या मुराद है? अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज मल्टीप्लाइड बाय अ पॉजिटिव कांस्टेंट, then a new function y is equals to a f of x such that a must be positive is called the vertical scaling। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर a आपका 1 से बड़ा है, a आपका पॉजिटिव है, 0 से तो बड़ा है ना, पॉजिटिव है, और 1 से बड़ा है, ठीक है, पॉजिटिव भी है और 1 से भी बड़ा है, तो ऐसी सूरत में आपका ग्राफ वर्टिकली स्ट्रेच होगा, वर्टिकली स्ट्रेच होगा। और अगर आपका जो a है, यानी जिस नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया है, वो पॉजिटिव तो है लेकिन 1 से छोटा है, तो ऐसी सूरत में आपका ग्राफ वर्टिकली कंप्रेस होगा। सिंपल से वर्ड्स में आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि अगर आपके पास y था एक्स स्क्वायर, आपने एक a चूज़ करना है, a आपने चूज़ कर लिया 2। अब देखें 2 क्या है, 1 से बड़ा है ना। अगर आप 2 को मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर के साथ, तो इस सूरत में आपने a को 1 से बड़ा लिया था यानी 2 लिया था, तो इस सूरत में आपका ग्राफ क्या होगा? वर्टिकली स्ट्रेच होगा। तो आप यहाँ लिखेंगे वर्टिकली स्ट्रेच।
वर्टिकली स्ट्रेच, स्ट्रेच कहते हैं फैलाओ, ठीक है, फैलाना, स्ट्रेचिंग, फैलना किसी चीज का, वर्टिकली स्ट्रेच। अच्छा, अब आप कहते हैं नहीं सर हम यहाँ पे एक ऐसा नंबर लेना चाहते हैं जो पॉजिटिव तो है लेकिन 1 से छोटा है, आप 1/2 ले लें। अब 1/2 है तो पॉजिटिव है लेकिन 1 से छोटा है, ठीक है, 1 से छोटा है। तो अगर आप किसी छोटे नंबर से जो 1 से छोटा हो उसको मल्टीप्लाई करवा दें अपने फंक्शन के साथ, तो इस सूरत में आपका ग्राफ जो है वो वर्टिकली कंप्रेस हो जाएगा, वर्टिकली कंप्रेस, ये आपने याद रखना है। यानी नंबर पॉजिटिव ही है, 2 भी पॉजिटिव है, 1/2 भी पॉजिटिव है, लेकिन अगर आप 1 से बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करवाएंगे पूरे फंक्शन के साथ तो इस सूरत में आपका ग्राफ वर्टिकली स्ट्रेच होगा। और अगर आप किसी पॉजिटिव नंबर को जो कि 1 से छोटा है जैसे 1/2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे किसी फंक्शन के साथ तो इस सूरत में आपका ग्राफ वर्टिकली कंप्रेस हो जाएगा। अब दोनों सूरतों में आप देख लें कि आपका जो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस है वो पूरे फंक्शन के साथ हो रहा है, इंटायर फंक्शन के साथ, खाली एक्स के साथ नहीं, पूरे फंक्शन के साथ। तो इस सूरत में वर्टिकली चेंज आ रहा है, इस सूरत में वर्टिकली चेंज आ रहा है। अब यही चेंज अगर हम हॉरिजॉन्टली देखें, हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल में डोमेन वैल्यू के साथ रिलेशन बनाना होता है, ठीक है। तो यहां हम देखते हैं कि इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज फंक्शन, अगर आप किसी पॉजिटिव नंबर को क्या करें, फंक्शन की डोमेन के साथ इंटरनली मल्टीप्लाई करें तो इस सूरत में आपका ग्राफ क्या होगा, हॉरिजॉन्टली कंप्रेस होगा, ठीक है। यानी कि वो नंबर जिसको आप डोमेन से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं वो अगर 1 से बड़ा है तो आपका ग्राफ हॉरिजॉन्टली कंप्रेस होगा, जबकि अगर कोई पॉजिटिव नंबर 1 से बड़ा था और वो फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा था तो वर्टिकली स्ट्रेचिंग हो रही थी। तो ज़रा बात देखिएगा कि अगर a 1 से बड़ा हो तो वर्टिकली स्ट्रेच होता है, अगर a 1 से बड़ा हो और डोमेन से मल्टीप्लाई हो तो हॉरिजॉन्टली कंप्रेस होता है रिवर्स प्रोसेस में। अब यहाँ देखें, यहाँ आपने पॉजिटिव नंबर जो कि 1 से छोटा था मल्टीप्लाई करवाया तो कंप्रेस वर्टिकली हुआ, यहाँ स्ट्रेच हॉरिजॉन्टली होगा, ठीक है जी। सो अब मैं आपको ये चीज़ एग्जांपल से समझाता हूँ। अब बच्चों मेरे पास एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर, मैं एक ऐसा नंबर चूज़ करता हूँ जो कि है 2, वो 1 से बड़ा भी है, पॉजिटिव भी है। अब अगर मैं यहाँ पर इसको x से इंटरनली मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी x को मैंने रिप्लेस कर दिया 2x से, तो अब ज़ाहिर बात है डोमेन के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो भाई हॉरिजॉन्टली चेंज आएगा। और कौन सा चेंज होगा, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है, 2 1 से बड़ा है तो हॉरिजॉन्टली कंप्रेस होगा, हॉरिजॉन्टली कंप्रेस, ठीक है जी। अच्छा, अब एक ऐसा नंबर ले रहा हूँ जो 1 से तो बड़ा है लेकिन 1 से तो छोटा है लेकिन है पॉजिटिव है, तो अगर इस सूरत में मल्टीप्लाई होगा डोमेन के साथ तो ऐसी सूरत में बच्चों ये आपके पास हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच होगा। सो ये ज़रा सा आपको टेबल समझना ज़रूरी है। मैंने आपकी आसानी के लिए एक टेबल कंस्ट्रक्ट किया है, उस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लें या उसको नोट कर लें, आपको सारा सिनेरियो समझ आ जाएगा, आपको ये थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। तो चलें देखते हैं उस टेबल में क्या है। जी स्टूडेंट्स, ये है हमारा यूनिवर्सल ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन टेबल। इसमें आपने ध्यान से पढ़ना है हर चीज़ को और उसके फार्मूले को देखना है। देखें, क्योंकि यही सारी वर्ड्स जो हैं वो आगे क्वेश्चंस में यूज़ हो रहे हैं और ये सारे ऑपरेशंस आपने करने हैं। अब देखिए ज़रा, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट राइट, शिफ्ट का लफ्ज़ आ गया है तो माइंड में एडिशन सब्ट्रैक्शन होनी चाहिए। अब हॉरिजॉन्टल शिफ्ट राइट का मतलब ये है कि सर ने सिखाया था कि आपने डोमेन के अंदर फंक्शन के वेरिएबल के अंदर कुछ माइनस करना है। तो देखें आपने क्या करना है, फंक्शन के साथ कुछ ना कुछ माइनस कर दिया और ये नतीजा या इफेक्ट क्या पड़ेगा कि आप राइट मूव हो जाएंगे। ओके, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट लेफ्ट, लेफ्ट पे मूव करना है तो कुछ ऐड करवाना होगा, डोमेन के अंदर कुछ ऐड होगा तो आप लेफ्ट मूव हो जाएंगे। वर्टिकल शिफ्ट अप, अब आप चाह रहे हैं कि आप वर्टिकली ऊपर की तरफ जाएं तो आपको पूरे फंक्शन के अंदर कुछ ऐड करवाना होगा, आपने पूरे फंक्शन के अंदर कुछ नंबर ऐड करवा दिया, आप नतीजतन आप मूव हो गए। वर्टिकली शिफ्ट डाउन, आप नीचे आना चाहते हैं तो आपने पूरे फंक्शन में से कुछ माइनस करवाना है तो नतीजतन आपका ग्राफ नीचे शिफ्ट हो जाएगा। अब आ जाएं हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच का मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच का मतलब ये है कि आपका ग्राफ वाइडर यानी कि खुला सा हो जाएगा, ठीक है, ऐसे यूं प्लेट नुमा बन जाएगा। और इसके लिए आपने क्या करना है, जब भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचिंग करना पड़े तो आपने डोमेन के साथ उस नंबर को डिवाइड करना है। यानी कि अगर आपसे कहा जा रहा है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच बाई ए
तो इसका मतलब ये है कि भाई आप डोमेन के अंदर उस नंबर से डिवाइड कर देना है, एफ ऑफ एक्स बाई ए, याद कर लें। हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन की बात आ रही है, हॉरिजॉन्टल कंप्रेस दबाया हुआ, यानी कि यूं पतला सा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन बाई ए, तो आपने करना क्या है भाई, आपने डोमेन के साथ उस नंबर को मल्टीप्लाई करना है, यानी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच, मैंने तो इस तरह से याद रखा हुआ था, एच एस इज इक्वल टू डिवाइड, यानी कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचिंग डिवाइड, एच सी हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन मल्टीप्लाई, ठीक है। अब आ जाएं और याद रखें हॉरिजॉन्टली है तो डोमेन के अंदर बात होगी। अब वर्टिकल की बात है, वर्टिकल स्ट्रेच वी एस, वी एस का मतलब मल्टीप्लाई बाय ए, आपने उस फंक्शन को, पूरे फंक्शन को ए से मल्टीप्लाई करना है। जहां वर्टिकल स्ट्रेच बाय ए कहेगा या कोई भी नंबर कहेगा, आपने उस नंबर को पूरे फंक्शन से मल्टीप्लाई करना है। और जहां कहेगा वर्टिकल कंप्रेस बाय ए, आपने उस पूरे फंक्शन को उस ए से डिवाइड कर देना है। तो बच्चों ये चार फार्मूले इंतहाई अहम है, इसको हम क्वेश्चंस में भी साथ रखेंगे। और अब मैं आपको ग्राफ कुछ दिखाने लगा हूं जिससे आपकी कंप्रेशन और स्ट्रेचिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, फिर हम क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो ये पेज हमारे लिए इंतहाई अहम है, इसे हम हर क्वेश्चन में साथ रखेंगे। जी स्टूडेंट, मैंने वीडियो को थोड़ा सा जूम आउट किया है ताकि आप ग्राफ क्लियरली देख सकें। ये हमारे पास एक ग्राफ था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, ये हमारे पास ओरिजिनल ग्राफ है, ठीक है। आप इसके अंदर देखेंगे कि कंप्रेशन और स्ट्रेचिंग कब हो रही है, जब बच्चों आपने अपने फंक्शन को एक्स स्क्वायर को, यानी एक्स को, इसके वेरिएबल को 2 से डिवाइड कर दिया, यानी कि 2 से डिवाइड करना 0.5 से मल्टीप्लाई करने के बराबर होता है। आपने इस फंक्शन को 1/2 से मल्टीप्लाई या 0.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बच्चों आपके पास ये ग्राफ थोड़ा सा क्या हो गया, स्ट्रेचिंग आ गई। मैं यहाँ 0.5 की जगह आपको समझाने के लिए x/2 लिख रहा हूँ, यानी आपने 2 से डिवाइड जब किया तो आपका ग्राफ हॉरिजॉन्टली क्या हो गया, स्ट्रेच हो गया, यानी कि फैल गया। अच्छा, अब इस ग्राफ पे आ जाएं। आपने क्या किया, आपने अब डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, पहले 2 से डिवाइड कर रहे थे, अब 2 से मल्टीप्लाई किया, तो नतीजतन आपका ग्राफ क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल कंप्रेस हो गया। तो जब भी कोई नंबर डोमेन से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास कंप्रेशन होगी, जब भी कोई नंबर डोमेन से डिवाइड होगा तो आपके पास स्ट्रेचिंग होगी, ठीक है बच्चों। अब मैं आपको वर्टिकल भी दिखा देता हूँ। जी स्टूडेंट्स, वर्टिकली ये हिसाब थोड़ा सा रिवर्स है। वहाँ पर आप 0.5 से जब मल्टीप्लाई या 2 से डिवाइड कर रहे थे तो आपके पास स्ट्रेचिंग हो रही थी, यहाँ पे कंप्रेशन होगा। ये आपका असल ग्राफ है एफ ऑफ एक्स का। जब आपने इसे 0.5 से, यानी पूरे फंक्शन को मल्टीप्लाई किया 0.5 से, तो आपका ग्राफ कंप्रेस हो गया। जब आपने बड़े नंबर से मल्टीप्लाई किया, यानी कि 2 से डिवाइड करने से कंप्रेशन आ रही है और 2 से मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे स्ट्रेचिंग आ रही है। सो ये है बच्चों आपके पास स्ट्रेचिंग और कंप्रेशन हॉरिजॉन्टली वर्टिकली। लेकिन होप तो आपने उस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, जो कि नहायत अहम है। सो अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे, और इंतहाई आसान सवाल हैं, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। इंशाल्लाह वो पेज आप सामने रखेंगे तो आप आसानी से सवाल कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा जा रहा है, गिवन द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर द रूट ऑफ एक्स। सो हमने ये ऑपरेशंस 3 उन पे अप्लाई करने हैं और फंक्शन को ट्रांसफॉर्म करना है। तो बहुत ही आसान है बच्चों। आपने सबसे पहले अपना ओरिजिनल फंक्शन लिखना है। आपके पास y है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और ये बनता है आपके पास y इज इक्वल टू स्क्वायर द रूट ऑफ एक्स। आपसे क्या कहा जा रहा है, वर्टिकल स्ट्रेच बाय फैक्टर 2। क्या सिखाया था अभी आपको कि जब भी वर्टिकल स्ट्रेचिंग की बात आएगी तो आपने क्या करना है, वर्टिकल स्ट्रेच बाय फैक्टर 2, यानी कि वर्टिकल स्ट्रेच बाय फैक्टर 2 का मतलब है कि आपने 2 से पूरे फंक्शन को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। सो हम यहाँ पर 2 से यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हमारे पास बन जाएगा y इज इक्वल टू 2 स्क्वायर द रूट ऑफ x। यू मेक दी वर्टिकली स्ट्रेचिंग हियर। अच्छा, नेक्स्ट है बच्चों, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट 3 यूनिट्स टू राइट। अब आपसे इस वाले फंक्शन को, ना कि ओरिजिनल फंक्शन को, अब ट्रांसफॉर्म हुए हुए फंक्शन को आपने 3 यूनिट शिफ्ट करना है। तो राइट शिफ्ट का क्या मतलब था, अब राइट शिफ्ट कह दे या हॉरिजॉन्टल शिफ्ट कह दे, एक ही बात है। राइट शिफ्ट का मतलब ये है कि आपने जो भी x आपको दिया गया है उसके अंदर जितने यूनिट्स आपसे कहा जा रहा है उतने यूनिट सब्ट्रैक्ट कर दें। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, अब आपके पास फंक्शन है 2 स्क्वायर द रूट ऑफ x, आपने करना क्या है, y इज इक्वल टू 2 स्क्वायर द रूट ऑफ x माइनस 3, ठीक है। सो ये आपके पास बच्चों क्या हो गया, हॉरिजॉन्टली शिफ्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं,
या तो आप अलग अलग करके कर लें या फिर आप इस फंक्शन के अंदर ये कर लें, तो ये आपके पास ये दोनों कंबाइन हो चुके हैं। लेकिन क्योंकि उसने हमसे यहाँ पर बाद में कंबाइन करने के लिए कहा था, तो अभी हम जो फंक्शन कंसीडर करेंगे वो ओरिजिनल फंक्शन कंसीडर करेंगे, यानी कि स्क्वायर द रूट ऑफ एक्स वाला, ठीक है। और फिर अब बाद में इन दोनों को हम क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे। अब वो कह रहा है कंबाइनिंग कर दें इन दोनों की, तो इन दोनों की कंबाइनिंग से मुराद क्या है कि अब आपका जो y है वो बन जाएगा 2 स्क्वायर द रूट ऑफ x माइनस 3 इज द ट्रांसफॉर्म्ड फंक्शन। ठीक है बच्चों। सो अब यहाँ पे ये 2 जो है ये बता रहा है कि आपने वर्टिकली स्ट्रेच किया है, और ये 3 जो है ये आपको बता रहा है कि आपने 3 यूनिट्स राइट मूव किया, और ये कंबाइनली आपको बता रहा है कि आपका फंक्शन जो है वो ट्रांसफॉर्म्ड हो चुका है, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी। ये था क्वेश्चन 4। अब चलते हैं क्वेश्चन 5 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। गिवन दैट द फंक्शन इज y इज इक्वल टू 1 ओवर x, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्म्ड फंक्शन आफ्टर अप्लाइंग द फॉर्मिंग ट्रांसफॉर्मेशन इन ऑर्डर। अब हमने ऑर्डर को फॉलो करना है, यानी एक के बाद एक के बाद एक, इस तरह से फॉलो करते जाना। तो सबसे पहले उसने आपसे कहा है कि आप हॉरिजॉन्टली 2 यूनिट शिफ्ट कर दें लेफ्ट पे। तो सबसे पहले आप y लिखें, y था आपका 1 ओवर x। अब हॉरिजॉन्टल शिफ्ट लेफ्ट का मतलब क्या है, यहाँ से हम देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल शिफ्ट लेफ्ट का मतलब ये है कि फंक्शन में आपको जो नंबर कहा जा रहा है वो डोमेन में वो ऐड कर दें। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने y इज इक्वल टू 1 ओवर x प्लस 2 कर देना है। ये आप हॉरिजॉन्टली लेफ्ट शिफ्ट हो गए, ठीक है। अच्छा, अब हॉरिजॉन्टली कंप्रेस बाय फैक्टर 2। हॉरिजॉन्टली कंप्रेस बाय फैक्टर 2 का मतलब क्या है बच्चों, कि आपने हॉरिजॉन्टली कंप्रेस में जो भी नंबर आपको कहा जा रहा है उससे डोमेन को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है जी। डोमेन को यानी x की वैल्यू को उससे आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टली कंप्रेस का मतलब ये है कि आपने x को अब 2x कर देना है। हम यहाँ लिखेंगे रिप्लेस x बाय 2x। सो y आपका बन चुका था 1 ओवर x प्लस 2, तो ये बन जाएगा 1 ओवर 2x प्लस 2, यानी कि x के अंदर चेंज आ गई, राइट जी। नेक्स्ट उसने कहा है वर्टिकल स्ट्रेच बाय फैक्टर 3। अब इस फंक्शन को आपने वर्टिकली स्ट्रेच करना है फैक्टर 3 से। वर्टिकल स्ट्रेचिंग क्या कहती है, वर्टिकल स्ट्रेचिंग आपको बताती है कि आपने पूरे फंक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है जी। पूरे फंक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 3 इंटू 1 ओवर 2x प्लस 2। सो दिस विल बिकम y इज इक्वल टू 3 ओवर 2x प्लस 1। अब नेक्स्ट आपको क्या कह रहा है कि वर्टिकल शिफ्ट करें 1 यूनिट अपवर्ड। अब वर्टिकली शिफ्ट अपवर्ड क्या बताता है आपको, कि आपने पूरे फंक्शन के अंदर वो यूनिट ऐड कर देना है। अब ये फंक्शन बन चुका है, इसके अंदर 1 ऐड कर दें। सो हम यहाँ लिखेंगे y इज इक्वल टू 3 ओवर 2x प्लस 1 प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर लें बच्चों, तो ये आपके पास बन जाएगा 2x प्लस 1, 3 प्लस 2x प्लस 1, यानी कि y आपके पास बन जाएगा 2x प्लस 4, सॉरी 2x, यहाँ पे 2 था 1 नहीं है, यहाँ 2 करें, यहाँ भी 2 करें, यहाँ भी 2 आएगा और इधर आपके पास 2 आ जाएगा, ठीक है। सो 2x प्लस 5 हो जाएगा, इसको मैं 5 कर लेता हूँ, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा 2x प्लस 5 ओवर 2x प्लस 2। सो दिस विल बी योर ट्रांसफॉर्म्ड फंक्शन। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आई होगी। सारी की सारी वर्थ बच्चों इस पेपर की है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। गिवन दैट द फंक्शन y इज इक्वल टू ln ऑफ x, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड फंक्शन ऑब्टेन्ड आफ्टर शिफ्टिंग 1। अब यहाँ से आपकी बात सारी शुरू हो रही है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने करना है शिफ्टिंग द ग्राफ 1 यूनिट राइट। y था आपके पास f ऑफ x, यानी कि y आपके पास था ln ऑफ x। आप राइट शिफ्ट करना चाह रहे हैं 1 यूनिट। तो राइट शिफ्टिंग का मतलब क्या है, शिफ्टिंग राइट का मतलब ये है कि x के अंदर कुछ माइनस कर दें। तो यहाँ पे आपके पास ये बन जाएगा y इज इक्वल टू ln ऑफ x माइनस 1। आपने डोमेन माइनस कर दिया, आप राइट शिफ्ट हो गए। वर्टिकली कंप्रेशन बाय फैक्टर 2। वर्टिकली कंप्रेशन, आपके पास अब फंक्शन है y इज इक्वल टू ln ऑफ x माइनस 1, आप इससे कंप्रेस करना चाह रहे हैं बाय फैक्टर 2 से। तो वर्टिकली कंप्रेस का मतलब ये है कि आपने 2 से डिवाइड कर देना है इस पूरे फंक्शन को। तो आपने क्या करना है, y इज इक्वल टू 1 ओवर 2 ln ऑफ x माइनस 1। अच्छा, यहाँ से एक बात आपने याद रखनी है बच्चों कि ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास ln ऑफ
स्क्वायर द रूट ऑफ x माइनस 1 बन जाएगा, क्योंकि 1/2 तो पावर है, पावर लॉग से पहले हो तो वो पावर की फॉर्म में वापस चली जाती है। तो ये आपके पास आंसर है इसका। अब आपने इस फंक्शन को 3 यूनिट्स अपवर्ड शिफ्ट करवाना है, तो शिफ्टिंग अपवर्ड का मतलब वर्टिकल शिफ्ट है, तो आपने पूरे फंक्शन में 3 ऐड करना है। तो अब आप यहाँ लिखेंगे y इज इक्वल टू ln ऑफ स्क्वायर द रूट ऑफ x माइनस 1। अब आप शिफ्ट करना चाह रहे हैं 3 यूनिट्स ऊपर, तो आपके पास आंसर बनेगा ln ऑफ x माइनस 1 प्लस 3 एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। सो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 7 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। एफ ऑफ एक्स हमें दिया गया है 2x माइनस 1 ओवर x प्लस 3 और हमने ये सारी की सारी ट्रांसफॉर्मेशन इस पर अप्लाई करनी है। सबसे पहला काम जो हमें यहाँ कहा जा रहा है वो है हॉरिजॉन्टल शिफ्ट 2 यूनिट लेफ्ट। हॉरिजॉन्टल शिफ्ट 2 यूनिट लेफ्ट। अब हॉरिजॉन्टल शिफ्ट लेफ्ट का मतलब क्या है? हॉरिजॉन्टली लेफ्ट मूव करने का मतलब ये है कि आपने डोमेन यानी x की वैल्यू के अंदर ही खाली कोई नंबर ऐड कर देना है। तो आपसे 2 ऐड करने के लिए कहा जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, y इज इक्वल टू स्क्वायर द रूट ऑफ 2 x के अंदर ब्रैकेट लगाकर 2 ऐड करें -1 फिर x प्लस 2 प्लस 3, ये करना है आपने। अब इसको आगे मूव करवा लें, तो y इज इक्वल टू स्क्वायर द रूट ऑफ 2x प्लस 4 माइनस 1 और x प्लस 2 प्लस 3। So y is equals to 2x plus 3 over x plus 5. This will be the horizontal shift to unit left. अब बच्चों इसके अंदर आपने हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन करनी है बाय फैक्टर 3। पहले आप इस फंक्शन को पूरा लिखें। y आपका क्या था अब 2x प्लस 3 ओवर x प्लस 5। अब हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन बाय एनी फैक्टर का मतलब क्या है? हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन बाय फैक्टर ए का मतलब ये है कि उस नंबर से x को मल्टीप्लाई करवाएं, सिर्फ x को, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू सिर्फ x वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, 3x, यानी रिप्लेस कर दें x को 3x से हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन में। सो बच्चों ये आपके पास बन जाएगा y इज इक्वल्स टू 6x प्लस 3 ओवर 3x प्लस 5, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आपने क्या करना है, वर्टिकल कंप्रेशन बाय फैक्टर 2। अब वर्टिकल कंप्रेशन बाय फैक्टर 2 का मतलब क्या है? वर्टिकल कंप्रेशन बाय फैक्टर 2 का मतलब ये है कि उस 2 से आपने पूरे फंक्शन को डिवाइड कर देना है, यानी 1/2 से मल्टीप्लाई या 2 से डिवाइड, एक ही बात है। तो अब आप यहाँ लिखेंगे y इज इक्वल टू ये पूरा फंक्शन, सो 1/2 इंटू फंक्शन आ जाएगा आपके पास 6x प्लस 3 ओवर 3x प्लस 5। बस अब आपका क्वेश्चन तकरीबन खत्म होने वाला है बच्चों। नेक्स्ट जो लास्ट स्टेप आपने करना है वो है वर्टिकल शिफ्ट 1 यूनिट डाउन। वर्टिकल शिफ्ट डाउन का मतलब क्या है? वर्टिकल शिफ्ट डाउन का मतलब है आपके पास कि आपने वो नंबर माइनस करना है पूरे के पूरे फंक्शन में से। ये आपका पूरा फंक्शन है, इसमें से 1 माइनस कर दें। सो y इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर द रूट ऑफ 6x प्लस 3 ओवर 3x प्लस 5, इसमें से 1 माइनस कर दें पूरे में से, तो ये आपके पास आपका फाइनल ट्रांसफॉर्मेटेड फंक्शन आ गया। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 8 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। गिवन द फंक्शन f(x) is equals to 3x and its transformated form is 3x minus 2 plus 1. Draw the graph of the both function on the same coordinate plane and compare their shapes. अच्छा बच्चों याद रखें कि सबसे पहले जो आपको ट्रांसफॉर्मेटेड फंक्शन दिया गया है वो क्या शो कर रहा है, व्हाट डज द ट्रांसफॉर्मेशन शोज, ठीक है। ये एक स्टेप का क्वेश्चन था, यहाँ मैंने कुछ एडिशन की है। हम यहाँ से अंदाज़ा लगाएंगे कि क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। अच्छा देखें, डोमेन में से कुछ माइनस होना राइट शिफ्टिंग की अलामत है। किसकी अलामत है? डोमेन में से कुछ माइनस होना राइट को शिफ्ट होने की अलामत है, और डोमेन में कुछ ऐड होना अप शिफ्ट होने की अलामत है। तो हम यहां लिखेंगे द ट्रांसफॉर्मेटेड ग्राफ will be 2 units right and 1 unit upward from the given fx, ठीक है। तो 3 की पावर x के ग्राफ की निस्बत जो ये वाला ग्राफ होगा, ये 2 यूनिट्स लेफ्ट भी राइट भी होगा और 1 यूनिट अपवर्ड भी होगा। अब चलें इनके ग्राफ को देख लेते हैं। होप सो आपको ग्राफ नज़र आ रहे होंगे बच्चों कि ये हमारे पास ये वाली जो लाइन है, ये वाली, ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग ग्राफ ऑफ 3 पावर x है, और ये वाली जो लाइन है ये हमारे पास
3 पावर x माइनस 2 प्लस 1 का ग्राफ है। तो दोनों ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, डोमेन आप कुछ भी ले सकते हैं, रियल फंक्शन वैल्यूज ले सकते हैं, रेंज की फॉर्म में आपके पास कोई रियल फंक्शन आंसर आ सकता है लेकिन पॉजिटिव होगा, ठीक है, नेगेटिव आंसर नहीं आ सकता, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो डोमेन होती है, डोमेन ऑफ बोथ फंक्शंस, डोमेन ऑफ बोथ इज सेट ऑफ रियल नंबर एंड रेंज विल बी, रेंज ऑफ बोथ फंक्शन इज पॉजिटिव रियल नंबर, क्योंकि एक्सपोनेंशियल में हमेशा ऊपर की तरफ बात रहती है। तो बच्चों ये आपके पास इनका कंपैरिजन है। कंपैरिजन मैंने आपको बता दिया है कि जो ट्रांसफॉर्मेटेड ग्राफ है वो आपके पास 2 यूनिट से राइट और 1 यूनिट अपवर्ड से स्टार्ट होगा, यानी देख लें कि ये 1 यूनिट ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, ये वाला जो ग्राफ है। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 9 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, गिवन द फंक्शन y is equals to ln of x, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेटेड फंक्शन आफ्टर अप्लाइंग इन ऑर्डर। सबसे पहला हमने करना है बच्चों वर्टिकल स्ट्रेच बाय फैक्टर 4। हमारे पास जो फंक्शन है वो है ln of x और हमने इस पे 4 फैक्टर की स्ट्रेचिंग करनी है। तो वर्टिकल स्ट्रेच बाय फैक्टर 4, इससे मुराद 4 से पूरे फंक्शन को मल्टीप्लाई करवा दें। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, y is equals to 4 ln of x, ठीक है। नेक्स्ट हमें कहा जा रहा है हॉरिजॉन्टल शिफ्ट 6 यूनिट्स राइट। तो सबको अब ये पता होगा कि हॉरिजॉन्टल शिफ्ट 6 यूनिट राइट का मतलब क्या है कि आपने 6 माइनस करवा देना है डोमेन में से। सो दिस विल बिकम 4 ln of x minus 6। नेक्स्ट बच्चों हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन ऑफ फैक्टर 3। हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन ऑफ फैक्टर 3 का मतलब क्या है कि आपने 3 से डोमेन को मल्टीप्लाई करवाना है। तो हम यहाँ लिखेंगे y is equals to 4 ln of x minus 6 means y is equals to 4 ln of 3x minus 6, डोमेन को 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया खाली x की वैल्यू को। नेक्स्ट है हमारे पास वर्टिकल शिफ्ट अपवर्ड, पूरे फंक्शन में एक ऐड कर रहे हैं। तो वर्टिकल शिफ्ट अपवर्ड का मतलब क्या है बच्चों, y is equals to 4 ln of 3x minus 6 और वर्टिकल शिफ्ट अपवर्ड का मतलब 4 ln of 3x minus 6 plus 1 and this is our final answer। अब यहाँ से बच्चों हमने इसका ग्राफ भी बनाना है दोनों का। ये हमारे पास दोनों ग्राफ हैं। देखिए लॉग फंक्शन है तो लॉग फंक्शन की जो डोमेन है हमारे पास वो पॉजिटिव होती है, ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर। मैं यहाँ लिखता हूँ डोमेन जो है हमारे पास वो हमारे पास होगी पॉजिटिव रियल नंबर और जो रेंज होगी बच्चों वो हमारे पास होगी रियल नंबर्स। सो ये डोमेन्स रखते हुए हमने ये ग्राफ कंस्ट्रक्ट किए हैं। ये जो ग्राफ हमारे पास नज़र आ रहा है आपको ये वाला, ठीक है, ये ग्राफ है बच्चों आपका ट्रांसफॉर्मेटेड फंक्शन का ग्राफ और ये वाला जो ग्राफ आपको नज़र आ रहा है ये ग्राफ है आपका y is equals to ln of x का। सो आप देख रहे हैं कि इस ग्राफ और इस ग्राफ की ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी हद तक इस फंक्शन के मुताबिक हो चुकी है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन 9। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 10 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, ड्रा द ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन। याद रखें मॉडुलस फंक्शन हमारे पास एक ऐसा फंक्शन होता है जिसकी डोमेन सेट ऑफ एनी रियल नंबर हो सकती है लेकिन उसकी रेंज हमेशा आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर्स होगी, ठीक है, क्योंकि ये मॉडुलस कभी भी आपको नेगेटिव आंसर नहीं दे सकता। तो इसका ग्राफ आपके पास वी शेप होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से हमें कह रहा है कि सबसे पहले आप क्या करें, शिफ्ट 7 यूनिट्स टू राइट। बहुत आसान है, y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x 7 यूनिट्स राइट का मतलब ये है कि मॉड के अंदर 7 माइनस करना, ठीक है। उसके बाद आपसे कहा जा रहा है हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन बाय फैक्टर 2। हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन बाय फैक्टर 2 का मतलब ये है कि आपने डोमेन को 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, यानी कि x की वैल्यू को। तो हम y लिखते हैं x माइनस 7 और आपने यहाँ पर करना क्या है 2x माइनस 7, ठीक है। मैं आपको पेज से भी दिखा देता हूँ। हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन का क्या मतलब है, जब भी 2 से करना हो या a से करना हो तो x को आपने उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट है आपके पास बच्चों वर्टिकल शिफ्ट बाय 6 यूनिट डाउनवर्ड। तो y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 7, यानी इंटायर यूनिट में से फंक्शन में से आप माइनस करवा दें 6 को, तो ये आपके पास हो जाएगा। अब आपने वर्टिकल कंप्रेशन भी करनी है बाय फैक्टर 2, तो इसका मतलब ये है वर्टिकल कंप्रेशन बाय एनी फैक्टर मींस उस नंबर से पूरे फंक्शन को डिवाइड कर दें। तो 2 से पूरे फंक्शन को डिवाइड करना पड़ेगा। सो 2x माइनस 7 माइनस 6, सो दिस विल बिकम 1/2 y इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू मॉडुलस ऑफ 2x माइनस 7 माइनस 6। अगर मैं ब्रैकेट हटा दूं तो ये बन जाएगा 1/2 मॉडुलस ऑफ 2x माइनस 7 माइनस 3, बिकॉज 2 के साथ ये 6 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आपके पास इसका ट्रांसफॉर्मेटेड फंक्शन होगा। इसका ग्राफ अगर हम देखें तो बच्चों मैंने आपको कहा था कि वी शेप होगा। ln ऑफ x का जो ग्राफ होता है वो कुछ यूँ होता है,
यूं, ठीक है जी। सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के दोनों तरफ ये इक्वल शेप में वी शेप होता है। अब ये वाला जो ग्राफ है बच्चों, ये ग्राफ है आपके पास ट्रांसफॉर्मेटेड फंक्शन का। तो देख लें आप कि ये 3 यूनिट्स डाउन भी शिफ्ट हो गया है और इतने यूनिट्स राइट भी शिफ्ट हो चुका है। सो ये था बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आई होगी। मैंने काफ़ी हद तक कोशिश की है कि आपकी स्केलिंग और शिफ्टिंग के कॉन्सेप्ट जो हैं वो काफ़ी हद तक दुरुस्त हो जाएं। अब बात है सारी आपकी प्रैक्टिस की। आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह उतनी आपको कामयाबी मिलेगी। लाजमी तौर पर आपने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 मेरे चैनल से देखनी है, फेडरल बोर्ड की सेकंड ईयर मैथमेटिक्स की और पिंडी बोर्ड सेकंड ईयर मैथमेटिक्स की। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।